नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 1 मार्च 2023 और स्वागत है आपका एटोल डिस्कशन में। आज देखो बहुत लेट हो गए हम। एक्चुअली आज सुबह से थोड़ा ना फीवर फील हो रहा था, तो डिस्कशन हो ही नहीं रही थी। मतलब मैं काफ़ी देर से बैठा रहा कि डिस्कशन रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन दिमाग चल ही नहीं रहा। लेकिन अब रात हो गई, शाम हो गई डिस्कशन रिकॉर्ड करते करते। तो 2 आर्टिकल्स आज हैं, हम द हिंदू के डिस्कस करेंगे। दोनों द हिंदू के ही हैं। पहला एडोप्ट ए हेरिटेज स्कीम के एनालिसिस से संबंधित, दूसरा इंटरनेशनल कोर्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज, दोनों के बीच में क्या लिंक्स हैं, कैसे इंटरनेशनल जो कोर्ट्स हैं वो एक्टिव हो रही हैं क्लाइमेट चेंज को लेके। तो आज ये दोनों इश्यूज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और लेट हो गया उसके लिए सॉरी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडोप्ट ए हेरिटेज स्कीम के एनालिसिस से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। नचिकेत चंचानी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। देखो 2017 में ना सरकार ने एक कंट्रोवर्शियल स्कीम लॉन्च की थी, एडोप्ट ए हेरिटेज स्कीम, जिसके तहत जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं वो किसी हेरिटेज साइट को एडोप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाल किला को। वो स्कीम देखो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल साबित नहीं हुई। अब उसी स्कीम को रिवैम्प करते हुए फिर से एक प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि प्राइवेट फर्म्स, कंपनीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ये ना यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ में टाई अप कर सकते हैं। टाई अप करने के बाद में प्राइवेट कंपनीज, पीएसयूज ये किसी स्टेट ओन्ड आर्कियोलॉजिकल साइट या फिर मोनूमेंट को मेंटेन कर सकती हैं, अडोप्ट कर सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुतुब मीनार है या फिर झांसी का किला है। अब ये जो साइट्स हैं ना ये किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा अडोप्ट की जा सकती हैं। आपके मन में आया होगा ये प्राइवेट कंपनीज या फिर पीएसयू इन मोनूमेंट्स को या फिर हेरिटेज साइट्स को अडोप्ट करेंगी क्या? ये जो कंपनीज हैं ना या फिर पीएसयूज हैं ये वहाँ पे अपना टिकट ऑफिस इस्टेब्लिश करेंगे। इसके अलावा अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ मेंटेन करेंगे, मेंटेनेंस अच्छे से रखेंगे, जो स्पेस वहाँ पे अवेलेबल है उसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। नाइट में लाइट्स लगवा सकते हैं, जैसे लाइट शो होता है, रात को भी साइट पूरी तरह से जगमगाए, ऐसा प्रोविज़न हो सकता है। मतलब अपने ढंग से अडोप्ट करने के बाद प्राइवेट फर्म्स और पीएसयूज उस हेरिटेज साइट को या फिर मोनूमेंट को यूज़ करेंगे। अब राइटर कहते हैं देखो देखने में तो ये बात सही लगती है कि कोई भी कंपनी, फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी सीएसआर के तहत यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वहाँ पे म्यूजियम इस्टेब्लिश करवाता है, टॉयलेट इस्टेब्लिश करवाता है, इंटरप्रिटेशन सेंटर इस्टेब्लिश करवाता है। देखने में सब कुछ सही लगता है, बट देखो इसमें ना बहुत सारी दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्या हैं? सबसे पहले प्राइवेट कंपनी रात को अगर लाइटें जलवाएगी, नाइट शो होगा, तो ज़्यादा टीयर एंड वियर होगा। टीयर एंड वियर मतलब रात को तो कम से कम थोड़ा टाइम मिल जाता है बिल्डिंग को। हालांकि बिल्डिंग कोई लिविंग चीज़ तो है नहीं कि रात को आराम मिल गया, लेकिन राइटर के अनुसार कम से कम रात का टाइम जो था वो ठीक ठाक रहता है बिल्डिंग के लिए। बट अब रात को भी लोग आएंगे तो ज़्यादा जल्दी से पतन होगा बिल्डिंग का, उस हेरिटेज साइट का। दूसरी चीज़, अब देखो किसी कंपनी को या फिर पीएसयू को ये आज़ादी दी जाएगी कि वहाँ पे मोनूमेंट के आसपास खाली पड़े स्पेस को वो रेस्टोरेंट इस्टेब्लिश करने में इस्तेमाल कर सकता है। इससे होगा क्या, आमतौर पे जो हेरिटेज साइट्स होती हैं ना उसके आसपास कंस्ट्रक्शन पर बैन होता है। बैन इसलिए होता है कि अगर हेरिटेज साइट के आसपास खुदाई की जाए तो हो सकता है कि उसी मैटर जिससे संबंधित वो हेरिटेज साइट है, फॉर एग्जाम्पल अशोका की कुछ हेरिटेज साइट है, एडिक्ट है, हो सकता है कि उसी से संबंधित कोई और चीज़ मिल जाए। इसलिए ना हेरिटेज साइट के आसपास खुदाई पर बैन होता है। बट जब प्राइवेट कंपनीज या पीएसयूज किसी हेरिटेज साइट को अडोप्ट करेंगी और आसपास रेस्टोरेंट बनवाएंगी तो फिर वो जो कंसेप्ट है ना कि खुदाई पर बैन है वो वायलेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ ये बोली जाती है आर्टिकल में कि पीएसयूज जब ये हेरिटेज साइट्स या मोनूमेंट्स अडोप्ट करेंगे ना, पीएसयूज या फिर कंपनीज, उनको ना इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। गुजरात के मोरबी में एक हादसा हुआ था, वहाँ पे कॉलोनियल इरा का एक ब्रिज था जिसको मेंटेन करवाया गया, रिनोवेट करवाया गया एक कंपनी के द्वारा जिसके पास एक्सपर्टीज़ नहीं थी। थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से ठीक किया गया, पुल जनता के लिए ओपन कर दिया गया,
लेकिन भारी भीड़ आई, वो पुल टूट गया, काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। तो ये दिक्कत होती है प्राइवेट कंपनीज और पीएसयूज के साथ जब वो किसी साइट को अडोप्ट करती हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आर्टिकल में ये बोली जाती है, कुछ मोनूमेंट्स जो देखो जो सिलेक्ट किए गए हैं इस स्कीम में, वो ऑलरेडी ऐसे हैं जहाँ पर अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे बृहदेश्वर टेम्पल है थंजावुर में, अकबर का पैलेस सिटी है फतेहपुर सीकरी में, यहाँ पर ऑलरेडी अच्छा खासा टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इनको यहाँ पर नए टिकट ऑफिस या फिर गिफ्ट शॉप इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इन लोकेशंस को, इन साइट्स को क्यों प्राइवेट कंपनीज या फिर पीएसयूज को दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो कई बार ऐसा होता है जो ये साइट्स होती है ना, जैसे सांची स्तूप है, यहाँ पे ना लोकल लोगों को भी काफ़ी रोजगार मिलता है। कुछ लोग गाइड के तौर पे काम करते हैं, कुछ लोग उस साइट के आसपास बिल्कुल छोटा मोटा सामान बेचते हैं। लेकिन जब देखो साइट पूरी तरह से एक प्राइवेट कंपनी हैंडल करेगी ना, वो इन सब चीज़ों को हटवा देगी, वो अपने हिसाब से चीज़ें चलवाएगी, तो लोकल जो लाइवलीहुड है ना उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये आता है कि कई सारे जो मोनूमेंट्स हैं ना जिनको सिलेक्ट किया गया था इस एडोप्ट हेरिटेज स्कीम के अंतर्गत, अब बहुत सारी ये साइट्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट्स हैं ना वो हैं। कुछ साइट्स ऐसे भी हैं जिनको अभी प्रोटेक्ट किया जा रहा है आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट के द्वारा। बट देखो कुछ मोनूमेंट्स ऐसे भी हैं जो ना तो एएसआई के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, ना ही आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। तो डर ये है कि कुछ जो बिजनेसमैन हैं वो देखो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ में एग्रीमेंट साइन करेंगे इन मोनूमेंट्स को अडॉप्ट करने के लिए, और इन मोनूमेंट्स का जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर है वो पूरी तरह से चेंज कर देंगे, मतलब इतिहास वगैरह बदल देंगे। अपनी तरफ से थीम डिज़ाइन की जाएगी प्राइवेट कंपनी के द्वारा, क्योंकि वो मोनूमेंट्स ना तो एएसआई के द्वारा प्रोटेक्टेड है, ना ही आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट के द्वारा। तो ऐसी प्रोफाइल बना दी जाएगी, ऐसा करेक्टर डेवलप कर दिया जाएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे विजिट करें। लोग तो विजिट कर लेंगे लेकिन हिस्टोरिकल जो करेक्टर है वो नष्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, जैसा देखो शुरुआत में हमने आर्टिकल में डिस्कस किया, सरकार ने लक्ष्य ये रखा है कि 15 अगस्त आते आते 500 ऐसी प्रोटेक्टेड साइट्स को अडॉप्ट कर लिया जाएगा विभिन्न प्राइवेट फर्म्स, कंपनीज या फिर पीएसयूज के द्वारा। लेकिन मान लीजिए समय रहते यानी 15 अगस्त आते आते इतनी साइट्स को नहीं अडॉप्ट किया जाता है जो शॉर्टलिस्ट की गई हैं, तो उनका क्या होगा। यूपी सरकार का यह कहना है कि कुछ साइट्स को होटल में तब्दील किया जा सकता है कि लोग वहाँ पे आके रुकें। इससे देखो टूरिज्म तो इंक्रीज होगा लेकिन साइट तो नष्ट हो जाएगी। लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो साइट नष्ट होगी मतलब कल्चर नष्ट होगा। तो अब ना ये सारी दिक्कतें हैं, राइटर बताते हैं, अब वो कुछ सॉल्यूशन भी देते हैं। बिजनेसेस का काम देखो ये होना चाहिए कि लोग जो हैं यानी सिटीजन्स मोनूमेंट्स को बेहतर ढंग से समझें। तो सीएसआर फंड वो देना चाहते हैं ना, वो यूज़ होना चाहिए मोनूमेंट से संबंधित रिसर्च करने के लिए, मोनूमेंट से संबंधित चीज़ों के बारे में लिखने के लिए, हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स डेवलप करवाने के लिए। इन चीज़ों में सीएसआर का पैसा यूज होना चाहिए। ट्रेडर्स और जो शॉपकीपर्स हैं वो स्कूल लाइब्रेरीज को पैसा दे सकते हैं कि आप पुराना जो मटेरियल है हेरिटेज साइट से संबंधित वो कलेक्ट करो, जैसे कि मैप्स, बुक्स, ओल्ड फोटोग्राफ्स, ये सब चीज़ें जो मोनूमेंट से संबंधित हैं। इससे होगा क्या, आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं वो उस लाइब्रेरी में जाएंगे, मोनूमेंट की लाइब्रेरी में, उन्हें पता लगेगा हमारे कल्चर के बारे में, हमारी विरासत के बारे में। ये बढ़िया होगा। जैसे देखो सुधा मूर्ति एंड नारायण मूर्ति हैं, इन्होंने कुछ पैसा दिया था भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में जो है, इस इंस्टीट्यूट को, ये जो इंस्टीट्यूट है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से संबंधित हिस्ट्री लिख रहा था, रिकॉर्ड जो उसको प्राप्त हुए उसके बारे में लिखा जा रहा था इस इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति ने पैसा दिया कि हाँ आप लिखते रहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी फंडिंग ड्राई हो गई है, जो हिस्ट्री में रिसर्च करती हैं, अलग अलग चेयर्स हैं, तो उन यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग प्रोवाइड किया जा सकता है कॉर्पोरेट ग्रुप्स के द्वारा सीएसआर के तहत। इसके अलावा इन कॉर्पोरेट ग्रुप्स के द्वारा ना, जैसे टाटा सन्स, ओएनजीसी, ये कंपनीज क्या करती हैं, इंडिविजुअल्स को ट्रेन करती हैं ताकि वो इंडिविजुअल्स ऐसे मोनूमेंट्स को रिस्टोर कर सकें जो अभी खस्ता हालत में हैं।
मोनूमेंट्स को रिस्टोर करने की स्किल्स प्रोवाइड करती हैं। इससे जॉब्स भी जनरेट होती हैं और जो मोनूमेंट्स या फिर साइट्स खस्ता हालत में हैं वो ठीक भी होते हैं। अभी आवश्यकता ये है, जैसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ड्रोना डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर नेचर आर्ट्स एंड हेरिटेज फाउंडेशन, इसके अलावा सेंटर फॉर एडवांसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स, इन ऑर्गेनाइजेशंस, ये ऑर्गेनाइजेशंस जो मोनूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं क्लाइमेट चेंज जैसे फेनोमेनन से, इन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, एक प्रकार से एडोप्ट हेरिटेज स्कीम का ये एनालिसिस है जो हमने इतने ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल कोड्स एंड क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल कोड्स एंड क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो 16 देशों के ग्रुप ने ना एक काफ़ी बहादुरी से लड़ाई स्टार्ट करी है क्लाइमेट चेंज की समस्या के अगेंस्ट। इन छोटे छोटे 16 देशों का लीडर है एक छोटा सा देश वनुअटू। ये देखो ऑस्ट्रेलिया के पास ये छोटा सा आइलैंड कंट्री है ना वनुअटू। ऐसे से छोटे छोटे 16 देश हैं साउथ पैसिफिक ओशन में और दूसरी जगहों पर जो क्लाइमेट चेंज के खतरे से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, आप कह सकते हो। इन्होंने ना एक एडवाइजरी ओपिनियन मांगी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। देखो कोई भी देश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है। दो तरह की ज्यूरिडिक्शन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास में, एक कॉन्टेंशियस, एक एडवाइजरी। मान लीजिए दो देशों के बीच में किसी इशू को लेकर लड़ाई है, फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुलभूषण जाधव के केस को लेकर, तो ना दोनों देश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोनों के बीच में विवाद को सुलझाएगा और ये जो जजमेंट होती है ना बाइंडिंग होती है। लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास में एक दूसरी ज्यूरिडिक्शन भी होती है जो कि एडवाइजरी होती है। ये कैसे काम करती है? देखो कोई भी इंटरनेशनल बॉडी जैसे यूएन जनरल असेंबली है या फिर सिक्योरिटी काउंसिल है या कोई दूसरी स्पेशलाइज्ड बॉडी, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकती है और पूछ सकती है कि आप बताइए कोर्ट से कि इस इशू पर, इस इंटरनेशनल लॉ पर, फॉर एग्जांपल पोचिंग है, आपकी क्या ओपिनियन है, क्या एडवाइजरी है। समझ गए? दो तरह की ओपिनियन, एक कंटेंशियस, दो देशों के बीच में विवाद है, फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान, दोनों देश मिलकर जा सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। जो भी जजमेंट आएगा आईसीजे का वो बाइंडिंग होता है दोनों देशों के ऊपर। दूसरा एडवाइजरी ओपिनियन, यूएन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल या कोई दूसरी स्पेशलाइज्ड बॉडी जा सकती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पूछने के लिए कि इस इशू पर आप क्या एडवाइस देते हो। अब जो एडवाइस दी जाती है आईसीजे के द्वारा वो नॉन बाइंडिंग होती है। बेशक देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो एडवाइजरी ओपिनियन है वो नॉन बाइंडिंग होती है, लेकिन वेट काफ़ी ज़्यादा होता है ग्लोबल पॉलिटिक्स में कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला है तो सीरियस ही बोला होगा, इज्जत होती है एडवाइस की, वेट होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो ओपिनियन है ना क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्योंकि वनुअटू ने पिटीशन फाइल की है क्लाइमेट चेंज से संबंधित, तो जो एडवाइजरी ओपिनियन आएगी आईसीजे की इस इशू पर, उससे ना नेशनल लेवल पर क्लाइमेट संबंधित लिटिगेशन को एड्रेस करने में काफ़ी मदद मिलेगी। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुछ बोल दिया क्लाइमेट चेंज के इशू पर, फिर हमारे देश की कोर्ट्स में कोई क्लाइमेट चेंज से संबंधित इशू आएगा तो एडवाइजरी ओपिनियन जो दी गई है आईसीजे के द्वारा क्लाइमेट चेंज के ऊपर वो काफ़ी मददगार साबित होगी। सुप्रीम कोर्ट को फॉर एग्जांपल कोई फैसला लेना है तो वो भी आईसीजे की एडवाइजरी ओपिनियन को फॉलो कर सकती है। अभी देखो वैसे तो काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कानून हैं क्लाइमेट चेंज की समस्या को एड्रेस करने के लिए, जैसे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट। बट देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है क्लाइमेट चेंज की समस्या को अभी तक ठीक ढंग से टैकल नहीं कर पाई है। अभी हाल ही में 27th यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 27th मीटिंग हुई थी, जहां पे विभिन्न देश अपने बीच के जो डिफरेंसेस थे कि कितनी ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को कम करना है, उन डिफरेंसेस को एड्रेस करने में सफल साबित नहीं हुए। मतलब सहमति नहीं बन सकी कि कोई देश कितना एमिशंस को कम करेगा, इंडिया कितने एमिशंस कम करेगा, बाकी देश कितने एमिशंस कम करेंगे, सहमति नहीं बनी। अब देखो ऐसे ऐसे छोटे छोटे देश है ना, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जैसे वनुअटू है,
अब ये समुद्र में पानी का लेवल इंक्रीज होता है, ये तो डूब जाएंगे, मतलब पानी तो डुबा देगा पूरे आइलैंड को ही, लोगों को छोड़ के जाना पड़ेगा आइलैंड। और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसका भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इन पर। तो इन्होंने ना पिटीशन ये फाइल की है ICJ में कि आप ओपिनियन बताइए, क्या सभी देशों के ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट को प्रिवेंट करें और रीएड्रेस करें। मतलब अभी देखो विभिन्न देशों के ऊपर में मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि क्लाइमेट चेंज को रोकना है, क्या कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर में? जब से ये इनिशिएटिव लिया गया है, वानुअटू ने एडवाइजरी ओपिनियन मांगी है 16 देशों के ग्रुप को लीड करते हुए ICJ से। ये इनिशिएटिव काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम पकड़ चुका है, अब तो 100 से ज़्यादा देश इस आइडिया का समर्थन कर रहे हैं। स्पेसिफिकली देखो जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ICJ को दिया गया है ना, ICJ से इन क्वेश्चंस पर आंसर्स मांगे गए हैं। क्या इंटरनेशनल लॉ जो है कोई ऑब्लिगेशन रखता है विभिन्न देशों के ऊपर कि उनको क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करना है? मतलब मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज के उस नेगेटिव इम्पैक्ट को प्रोटेक्ट करना है विभिन्न देशों को। क्या विभिन्न देशों को के ऊपर इससे संबंधित कोई ऑब्लिगेशन है? अब देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जब इन क्वेश्चंस का आंसर देगी ना, तो फिर वो ना सिर्फ ऑलरेडी जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज से संबंधित लॉ हैं, उनको कंसिडर करेगी, बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जनरल एंड कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज का भी सहारा ले सकती है इन ट्रीटीज़ में गैप्स को फिल करने के लिए। ये इंडिया का मैप पूरा आना चाहिए यहाँ पे। इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो इवन नो हार्म प्रिंसिपल का भी इस्तेमाल कर सकती है। जैसे देखो नो हार्म प्रिंसिपल ये कहता है स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो अपनी ज्यूरिडिक्शन में ऐसा कोई स्टेप नहीं लेंगे जिससे कि दूसरे देशों को नुकसान पहुंचे। फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, तो इंडिया अपनी धरती पर ना ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे नुकसान हो पाकिस्तान को। जैसे मान लीजिए इंडिया से नदी जा रही है पाकिस्तान में, इंडिया ने नदी में ऐसा कोई चीज़ मिला दी जिससे पाकिस्तान के लोग उस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीमार पड़ रहे हैं, तो इंडिया ऐसा कोई काम नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से क्लाइमेट चेंज भी तो उसी प्रकार की चीज़ है ना। एक देश क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता है लेकिन असर तो सभी देशों पे पड़ता है ना, तो नो हार्म प्रिंसिपल भी अप्लाई किया जा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा। यहाँ पर एथिक्स में भी ये पॉइंट यूज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट चीज़, अगर कोई स्टेट क्लाइमेट चेंज को एक लेवल से ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है तो उसके ऊपर क्या लीगल कार्रवाई हो सकती है, ये भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब ICJ देगा, यानी अपनी एडवाइजरी ओपिनियन देगा। अब पास्ट में देखो बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे रिच कंट्रीज़ हैं, US जैसे देश हैं, UK जैसे देश हैं, जिन्होंने क्लाइमेट चेंज में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो क्या इनको डेवलपिंग कंट्रीज़ को और पुअर कंट्रीज़ को मुआवजा नहीं देना चाहिए, कंपनसेट नहीं करना चाहिए? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 27th मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि लॉस एंड डैमेज फंड इस्टेब्लिश किया जाएगा वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए। बट अभी तक ना इस प्रोविजन पे कोई क्लैरिटी नहीं आई कि कौन से देश हेल्प करेंगे, किन देशों की हेल्प करेंगे। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ओपिनियन मांगी गई है कि आप आंसर दीजिए कौन से लीगल प्रिंसिपल्स के आधार पर लॉस एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, किसकी कितनी ज़्यादा हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको कितनी ज़्यादा फंडिंग मिलेगी, कौन कितना ज़्यादा पैसा देगा अपनी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूर करने के लिए, सब कैसे डिसाइड होगा लीगल प्रिंसिपल्स के आधार पर। और देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एडवाइजरी ओपिनियन मांगी गई है, हैम्बर्ग बेस्ड एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी है, इवन इस ट्रिब्यूनल से भी कमीशन ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स ने एडवाइजरी ओपिनियन मांगी है। रिक्वेस्ट की गई है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी से कि आप डिटरमाइन कीजिए विभिन्न देशों की क्या स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन है, क्या जिम्मेदारी बनती है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के अंतर्गत। मतलब इस कन्वेंशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इस कन्वेंशन में देखो ये चीज़ें आती हैं कि मैरीन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, पोल्यूशन से, पोल्यूशन ज़्यादा डैमेज ना कर पाए, मैरीन इन्वायरमेंट को, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना आती हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के अंतर्गत
और इस कन्वेंशन के अंतर्गत विभिन्न देशों के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है कि वो कैसे काम करेंगे। मान लीजिए कोई देश जो है नहीं करता है, मैरीन एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, हाई सीज को, हाई सीज मतलब जिस पर सभी देशों का हक होता है, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद वाला जो एरिया है, तो कोई देश नुकसान पहुंचाता है मैरीन एनवायरनमेंट के ऊपर, उसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन क्या है, समझ गए। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो ये जो इनिशिएटिव्स है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एडवाइजरी ओपिनियन मांगना, इससे बेशक ये ओपिनियन नॉन एडवाइजरी है, जैसे नॉन बाइंडिंग है, जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया, बट इनका लीगल वेट है। विभिन्न देशों को स्वागत करना चाहिए इन छोटे छोटे देशों के इन इनिशिएटिव्स का। और G20 जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी इन इनिशिएटिव्स को और इनिशिएटिव्स में जो क्वेश्चन उठाए गए हैं, ICJ से जो ओपिनियन मांगी गई है, उन पर डिस्कशन होना चाहिए। तो इंडिया के पास अभी प्रेसिडेंसी है G20 की, एक अच्छा स्टेप होगा अगर इंडिया इन इनिशिएटिव्स को लेके चर्चा करता है, ताकि क्लाइमेट चेंज जो बहुत गहरी समस्या होती जा रही है उनको एड्रेस करने की दिशा में हम आगे बढ़ें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज 2 इश्यूज हमने डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।